जहाँ तक मेरी समझ है कि अंतर्वर्तीय फसल का मतलब ये होता है कि एक फसल के साथ दूसरी फसल या एक फसल के साथ कई फसलों का रोपा जाना, उसकी खेती करना। इसी से संदर्भित हम बातचीत करेंगे कि क्या एक फसल के साथ दूसरी फसल लगाने से या उसके साथ कई फसल लगाने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी आप। और इसके लिए हम अभी चलते हैं अपने कृषि वैज्ञानिक के पास। किसान भाइयों, अभी हम हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के परिसर में और यहाँ हमारी बातचीत हो रही है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर.डी. सिंह जी से। सबसे पहले हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये अंतर्वर्तीय जिस फसल की बात हम कर रहे हैं, ये अंतर्वर्तीय फसल है क्या? अंतर्वर्ती खेती का मतलब हुआ कि दो फसलों को, एक से अधिक फसल को यदि एक साथ आप लेते हैं तो उसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। लेकिन अंतर्वर्ती खेती और एक रिले खेती होता है और एक मिक्स खेती होता है, इन तीनों में अंतर है। अंतर्वर्ती खेती में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि मुख्य फसल होता है और मुख्य फसल के दो कतार के बीच में की जो दूरी होती है उसमें हम लोग अंतर्वर्तीय फसल को लेते हैं जी। यह निर्भर करता है कि मुख्य फसल का कतार की दूरी कितनी है। यदि मुख्य फसल की कतार की दूरी यदि 100 सेंटीमीटर है तो उसमें अंतर्वर्तीय फसल जो लेते हैं उसकी भी कतार की दूरी निश्चित है और उस निश्चित कतार को ही आपको उसके बीच में लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो ज्योमेट्री हो गई, पौध लगाने की जो विधि हो गई, वो फिक्स हो गया कि दो कतार के बीच में कितनी अंतर्वर्ती फसल की कतार होगी, तो इसे हम कहते हैं अंतर्वर्ती। दूसरा होता है एक रिले, जिसमें होता है कि एक फसल काटा जाता है और उसके पहले दूसरी फसल की बुआई हम लोग कर देते हैं, जो नमी मौजूद रहता है उसी पर। जैसे धान के साथ हम लोग खेसारी लेते हैं या धान के साथ तीसी लेते हैं, धान के साथ सरसों लेते हैं, धान के साथ गेहूं भी लेते हैं। धान कटने वाला होता है और गेहूं की बुआई उसी के अंदर कर देते हैं। जैसे आप गन्ना का ही एग्जाम्पल लें या मक्का का ही एग्जाम्पल लें, तो मक्के के साथ हम लोग कौन कौन सी अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम ध्यान दें। तो मक्के के साथ हम लोग मूली ले सकते हैं, मक्के के साथ आलू ले सकते हैं, रबी मक्के के साथ। खरीफ मक्का यदि आप लगाते हैं, यदि ऊपरी ज़मीन है तो उसके साथ हम लोग मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, जो खरीफ के मौसम में, जो मौसम अभी आने वाला है। तो उसमें होता है कि मक्के की दो पौधों की दूरी 75 से 80 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो उसमें यदि हमको उड़द लेना है या मूंग लेना है तो उसमें उसकी दो कतार और आ जाएगी। और इससे यही फ़ायदा है कि यदि हम एक ही फसल लेते हैं तो हमको कुछ उपज मिलता है, 20 क्विंटल 30 क्विंटल। यदि दो फसल हम ले लेते हैं तो उससे ऐसे होता है कि यदि एक से हमको 20 क्विंटल मिला और दूसरे से 15 क्विंटल मिला तो यह 35 क्विंटल हो गया। तो इससे क्या होता है कि हमारा उपज बढ़ जाता है, जो मेन क्रॉप है उससे ये दोनों क्रॉप का उपज बढ़ जाता है। तो अंतर्वर्ती खेती से फ़ायदा यही है कि दो फसलों का जो उपज होता है मिला करके वह एक फसल के उपज से ज़्यादा होता है। दूसरा उससे फ़ायदा है कि जो भी संसाधन किसान के पास है, जैसे पानी है, ज़मीन है, इसके अलावा खाद है, तो उसका समुचित रूप से इस्तेमाल पौधे कर लेते हैं। अन्यथा यदि उसमें घास जम जाएगा तो घास क्या करेगा कि वो भी खाद लेगा, वो भी पानी लेगा और उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम अंतर्वर्ती खेती करते हैं। तीसरा हमारा फ़ायदा है कि आपका कंपटीशन पौधों में कम होता है, क्योंकि घास जो कंपटीशन के साथ रहेगा तो उससे होता है कि यदि अंतर्वर्ती खेती होता है तो उससे हमको कुछ न कुछ मिलता है। इससे घाटा क्या है कि कभी कभी होता है अंतर्वर्ती खेती करने से एक फसल दूसरे फसल के ऊपर सप्रेस कर देता है, तो यह घाटा है। दूसरा है कि बड़े बड़े मशीन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अंदर में अंतर्वर्ती खेती फसल लगा दिए हैं तो मशीन जैसे वीडर है, यदि घास निकालना है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसमें है कि आपको कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। चौथा है कि बड़े किसान जिनके पास संसाधन की बहुत अधिक है तो वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अंतर्वर्ती खेती के लिए जाएं, इसलिए कि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है और उनके पास संसाधन भी ज़्यादा है, तो वो चाहेंगे कि हम अंतर्वर्ती खेती न करके हम सोल क्रॉप मानी एक ही फसल की खेती करें। तो यह तो लाभ और हानि है।
और इसके अलावा किन किन फसलों के साथ हम अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं जो कि फ़ायदा कारक है। तो गन्ने के साथ आप अंतर्वर्ती खेती करें तो बहुत फ़ायदा कारक है। क्या गन्ने के दो कतार के बीच में करीब 90 सेंटीमीटर की दूरी होती है, उसमें हम अंतर्वर्ती खेती करते हैं तो उसमें कौन से फसल हो सकते हैं? आलू ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, इसके अलावा राजमा ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं। तो इन फसलों का दो कतार दो कतार गन्ने के बीच में लिया जा सकता है। गन्ने दो तरह से हम लोग दो समय में लगाते हैं। एक शरदकालीन गन्ना लगाते हैं जिसके साथ की जो फसल ले सकते हैं उसको मैंने आपको बता दिया। एक बसंतकालीन गन्ना होता है जो फरवरी मार्च में लगता है, तो इसके साथ आप मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, झिंगनी ले सकते हैं। तो ये सब पौधों को हम लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो अंतर्वर्तीय फसलों का काम करते हैं, उन्हें आप चलते चलते कुछ सुझाव देना चाहें तो दे। हाँ, मैं एक सुझाव आप लोगों को देना चाहूँगा कि अंतर्वर्ती खेती में यह हमेशा ध्यान दें कि जो मुख्य फसल होता है उसका जो बीज दर है वो तो मुख्य फसल के अनुसार होगा, लेकिन जो आपका अंतर्वर्तीय फसल है उसमें जो सीड का दर है, बीज का दर है, वह आधा हो जाता है। और दूसरी चीज़, इस चीज़ को भी ध्यान दें कि उसमें आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल ऊपर से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। किसान लोग यह समझते होंगे कि मुख्य फसल में जो हमने खाद डाल दिया उसी से फ़ायदा हो जाएगा अंतर्वर्तीय फसल को। नहीं, उसमें फॉस्फेट या पोटास की तो मात्रा न डालें, लेकिन आप नाइट्रोजन की मात्रा डालें। और नाइट्रोजन का जैसे आप दलहन ले रहे हैं उसमें 10 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से डाल सकते हैं। यदि आलू ले रहे हैं उसमें 80 से 85 किलो नाइट्रोजन, 5 से 10 किलो फॉस्फोरस और करीब 60 किलो पोटास एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी आपको सही फसल मिलेगा जिससे कि किसान को फ़ायदा होगा और आपका उपज भी दुगुना हो जाएगा। तो ये मैं सुझाव आपको देना चाहूँगा। और पानी हमेशा ध्यान रखें, उन्हीं फसलों का चुनाव करें जिसकी पानी का रिक्वायरमेंट बराबर है। नहीं तो पता चला कि जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम है और आपने अधिक पानी दे दिया, जैसे आप दलहन लेते हैं तो उसमें 1 से 2 पानी दिया जाता है। तो यह ध्यान रखें कि जो 3 महीने का फसल होता है उसमें 2 ही पानी उसमें दिया जाए, 2 से ज़्यादा नहीं दिया। निश्चित रूप से अंतर्वर्तीय फसलों में पानी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और खाद का भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसकी बदौलत हम अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। और जो जिस मौसम में, चाहे वो खरीफ का मौसम हो, ये बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जितनी बातें आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।